जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको प्रस्तावना के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। आज मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए कि हमारी जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई, उसकी भाषा क्या है और उसका हमारे संविधान में क्या महत्व है। तो आइए हम पहले प्रस्तावना के बारे में बात कर लेते हैं। प्रस्तावना है क्या? तो देखिए, जैसे आपको ये ऊपर प्रस्तावना हमारी दिखाई दे रही है। पहले इस प्रस्तावना को पूरी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है, फिर इसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, यह है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1940 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, यह प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रस्तावना पूरे के पूरे संविधान का सार है। पूरा का पूरा संविधान का जो निचोड़ कह दें वो आपको इस प्रस्तावना में मिल जाएगा। हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस संविधान में मिल जाएगी, इस प्रस्तावना में मिल जाएगी। देखिए, आपको अब हम लिए चलते हैं इस प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना होती क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्रस्तावना ली कहाँ से गई थी आपको ये बता देता हूँ। प्रश्न ये उठता है कि जो हमारी प्रस्तावना है कहाँ से ली गई। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रस्तावना है संसार के संबंध में यानी विश्व के संबंध में हम बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान ने ग्रहित की थी, यानी कि अमेरिका के संविधान ने ली थी। फिर कई संविधानों ने ये अपने यहाँ ली। हमारे भारत के लोगों ने, हमारे भारत की जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने भी प्रस्तावना ली। तो हमारे संविधान में ये प्रस्तावना कैसे आई, क्यों आई और कौन लेकर के आई इस प्रस्तावना को, उसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रस्तावना है, यह जो प्रस्तावना दिखाई दे रही है आपको, यह प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी? तो अमेरिका से ली गई थी। हमारे संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। कहाँ से ली गई है दोस्तों? अमेरिका से ली गई है। तो प्रश्न का जवाब आपका मिल चुका है कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसकी जो भाषा है, इसकी जो भाषा शैली है वो कहाँ से ली गई है? इसकी जो भाषा शैली है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए, प्रश्न बड़े अच्छे हैं दोनों कि प्रस्तावना तो ली गई अमेरिका के संविधान से यानी कि अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? ये जो आपको यहाँ से हम भारत के लोग ये जो दिखाई दे रहा है आत्मार्पित करते हैं तक, ये जो भाषा लिखी है ये तो हमारी शैली है, लेकिन जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अब देखिए, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ले ली गई। अब प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना का इतना महत्व हमारे संविधान में क्यों है? तो देखिए, प्रस्तावना का जो महत्व है, हमारे कई लोगों ने प्रस्तावना को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, अलग अलग तरीके से इसको कहा है। किसी ने तो संविधान की कुंजी कहा है, किसी ने कुंजी नोट कहा है, तो किसी ने अधिकारों की जननी कहा है। तो देखिए,
कई लोगों ने कहा है इसको अलग अलग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या कह दीजिए संविधान की कुंजी किसने कहा है। प्रश्न अगर ये आ जाए कि हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की कुंजी है। यह जो संविधान की कुंजी है ये किसने कहा था, तो हमारे एक व्यक्ति थे, कौन थे, पंडित ठाकुरदास। कौन थे, पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये पंडित ठाकुरदास भार्गव, इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की कुंजी है, या फिर इसे कह दो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। और देखिए एक और कहा था, एक और शब्द कहा था इस प्रस्तावना के बारे में। इस प्रस्तावना के बारे में कहा गया था कि संविधान सभा की जन्म कुंडली है। कौन, प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान सभा की क्या है, जन्म कुंडली किसने कहा। तो देखिए प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा। प्रश्न ये बनता है अगर आ जाए कभी कि संविधान सभा की जन्म कुंडली। अब देखिए संविधान सभा की जन्म कुंडली, संविधान सभा के ही कोई लोग कहेंगे। तो संविधान सभा के एक व्यक्ति थे, मैं आपको बता देता हूं, संविधान सभा के एक व्यक्ति थे के.एम. मुंशी, जो हमारी संविधान सभा में एक समिति थी, प्रारूप समिति, उसके भी सदस्य थे। कौन थे, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ये संविधान सभा के कौन थे, सदस्य भी थे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब देखिए संविधान सभा की जन्म कुंडली इन्होंने कहा के.एम. मुंशी जी ने। एक और व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की कुंजी नोट है। क्या है, कुंजी नोट। ये कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान की क्या है, कुंजी नोट है। वो किसने कहा था, तो एक व्यक्ति हैं हमारे जिन्होंने ये कहा कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की कुंजी नोट है। तो वो व्यक्ति हैं सर अर्नेस्ट, कौन है, सर अर्नेस्ट वारकर। इन्होंने ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी नोट होती है। और देखिए एक और व्यक्ति ने संविधान के बारे में कहा था, उन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना जो हमारा संविधान है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक, उस समय संविधान सभा में एक व्यक्ति थे ऐसे ही जिन्होंने जब ये प्रस्तावना बनकर के तैयार हो गई तो उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान में हमारे दीर्घकालिक विचार, यानी कि जो हमारे भविष्य के विचार हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए जो हमारे विचार हैं, उन विचार की क्या है, दीर्घकालिक ये सपना है हमारा। तो वो हमारे व्यक्ति थे एक अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। कौन व्यक्ति थे, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अब देखिए ये तो हो गया प्रस्तावना के बारे में छोटा छोटा। अब हम इस प्रस्तावना को समझते हैं कि यह प्रस्तावना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए ये जो प्रस्तावना है इसके ये जो शब्द लिखे गए हैं, प्रत्येक शब्द कहीं न कहीं संविधान में वर्णित है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये संविधान का पूरा निचोड़ है। ये शब्द, ये जो आपको शब्द जो दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक शब्द अपने आप में एक महत्व रखता है। तो देखिए आइए हम बात करते हैं इस प्रस्तावना के बारे में। तो एक एक शब्द के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो प्रस्तावना है इसमें जो लिखा है हम भारत के लोग, क्या लिखा है, हम भारत के लोग।
तो प्रश्न यही उठ जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसके प्रथम शब्द क्या हैं। यह प्रश्न उठता है कि संविधान सभा में जो प्रस्तावना है, संविधान में हमारे में जो प्रस्तावना है उसके शुरुआती शब्द क्या हैं। तो शुरुआती शब्द आपको पता होना चाहिए क्या है, हम भारत के लोग। कहां से शुरुआत होती है इस प्रस्तावना की, हम भारत के लोग से। तो प्रश्न का जवाब यह होना चाहिए कि हम भारत के लोग, न कि हम भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए नहीं, हम भारत के लोगों के लिए। अब देखिए मैं इसके प्रत्येक शब्द को आपको बड़े सलीके से समझाऊंगा, बड़े तरीके से समझाऊंगा ये क्या है। तो सबसे पहले ये जो प्रस्तावना दिखाई दे रही है इसमें सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हमारे इस संविधान को शक्ति कहां से मिलती है। हमारा जो संविधान बनाया संविधान निर्मात्री सभा ने, तो इसको जो शक्ति मिलती है वो कहां से मिलती है। न्यायपालिका देती है या विधायिका देती है या कार्यपालिका देती है? नहीं, ये शक्ति हमें नहीं देती, ये संविधान को शक्ति नहीं देती। संविधान को शक्ति कौन देता है? हम भारत के लोग। कौन देता है? हम भारत के लोग। तो संविधान की शक्ति किसमें निहित हो जाएगी? भारत की जनता में। अब देखिए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब यहां पर जो बात आती है इन शब्दों की आती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत में एक शब्द है हमारे संविधान में, संप्रभु, संप्रभुता। ये जो संप्रभुता है यहीं से है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभुता। ये संप्रभुता है क्या? आइए जानते हैं संप्रभुता के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि करीब करीब सन 1857 से, यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद से पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन कर लिया, पूर्ण रूप से हमें शासन में ले लिया। तो सन 1857 से लेकर के 1947 तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। तो संप्रभुता का मतलब ये है हम अपने आप में संप्रभु हैं। संप्रभु यानी कि न तो किसी देश का हमारे ऊपर अधिकार है और न हम किसी देश के ऊपर अधिकार कर सकते हैं। हम अपने आंतरिक मामलों को और बाह्य मामलों को अपने बल पर सुलझा सकते हैं, हमें इसमें किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। तो ये होता है संप्रभुता। दूसरा जो शब्द आता है वो आता है समाजवादी। दूसरा जो शब्द है वो क्या है? समाजवादी। देखिए समाजवादी है क्या? समाजवादी बताएं आपको। तो देखिए, हम अपनी जीविका उपार्जन के लिए, यानी कि अपने जीवित रहने के लिए जो भी उद्यम करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी हमें संसाधन चाहिए, उन संसाधनों पर हमारी भारत की प्रत्येक वर्ग का, हमारी जनता का प्रत्येक वर्ग का समान रूप से अधिकार होगा, वो होता है समाजवादी। अब आगे का जो शब्द आता है वो आता है पंथ निरपेक्ष। क्या आता है? पंथ निरपेक्ष। देखिए पंथ निरपेक्ष है क्या, इसके बारे में जानते हैं। पंथ माने होता है धर्म, निरपेक्ष माने किसी एक को न मानने वाला, यानी किसी एक धर्म को न मानने वाला। तो हमारे संविधान में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि हमारा संविधान कहता है, यानी कि किसी भी धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं। राज्य किसी भी एक धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, प्रत्येक आदमी अलग अलग धर्म को मान सकता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी प्रस्तावनाएं में लिख दिया कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, हमारा जो राज्य है, भारत देश है, किसी के प्रति किसी भी धर्म को थोपेगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म के बारे में ही बताया गया है, तो हमारे अनुच्छेदों ही बताया गया है। तो ये होता है हमारा पंथ निरपेक्ष। हम किसी भी
धर्म को मान सकते हैं, यानी कि हमारा जो संविधान है किसी एक धर्म को हमारे ऊपर थोपेगा नहीं। दूसरी बात आती है लोकतांत्रिक। अगला जो शब्द है वो है लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक, यानी कि लोकतंत्र कह दीजिए। देखिए लोकतंत्र क्या है, यहां पर जो भारत की जनसंख्या है वो कैसी है? लोकतांत्रिक है, यानी कि हमें मताधिकार करने का अधिकार है, हम ये मताधिकार कर सकते हैं, यानी कि यह वयस्क तरीके से होता है। 18 वर्ष की उम्र के लोग इस मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अपने मताधिकार से हम कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वो होता है लोकतंत्र। प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, अपना मत देने का अधिकारी है, वो अपना मत किसी को भी दे सकता है, तो वो होता है लोकतंत्र। आगे हम बात करें गणराज्य की। किसकी बात करें? गणराज्य की। गणराज्य क्या है? देखिए, गण माने एक व्यक्ति होता है, राज्य माने राज्य चलाने वाला। किसी व्यक्ति द्वारा राज्य चलाने के लिए वो होता है गणराज्य। तो देखिए राज्य चलाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो होता है वंशानुगत, वंशानुगत लोकतंत्र, एक होता है जनतंत्र, जनतंत्र। तो देखिए वंशानुगत में क्या होता है, ब्रिटेन की तरह के उसका महाराजा चुना जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जनता उसको चुनती है, जनता वोट दे करके उनको लेकर के आती है एक विशेष 5 वर्ष के लिए, फिर उनको हटा देते हैं, अगला फिर चुना जाता है, और एक व्यक्ति द्वारा भी चुना जा सकता है, तो वो होता है गणतंत्र, यानी कि गण राज्य बनाने के लिए। आगे हम बात करें बनाने के लिए, इसके समस्त नागरिकों को, इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे यहां पर हमने न्याय के बारे में बात करी। कौन कौन से न्याय हैं हमारे? 3 न्याय हैं। वो न्याय कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है हमारा सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। कौन सा है? आर्थिक न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। ये न्याय के, तो प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। तो कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है? 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? यानी कि हम सामाजिक तरीके पर हर किसी प्रत्येक वर्ग को समान रूप से न्याय देंगे, ये है हमारा सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, व्यक्ति को अपनी जीविका उपार्जन के लिए जो हमारे पास उद्यम हैं, उन उद्यमों के संसाधन के उपयोग करने के लिए समान रूप से जमीन का, लोक उद्यमों का, सार्वजनिक उद्यमों का वितरण किया जाएगा। दूसरा है राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय दिलवाया जाएगा। तो हमारे न्याय कितने हैं? 3। आगे देखिए हम बात करते हैं, हमारे पास आती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो हमारी स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? एक विचार की, दूसरी अभिव्यक्ति करने की, तीसरी विश्वास रखने की, चौथी धर्म को मानने की, चौथी धर्म को मानने की, 5वीं उपासना की स्वतंत्रता है। तो हमारी यहां पर स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है। पहली है विचार, यानी कि हम किसी भी प्रकार के विचारों को मान सकते हैं, हम किसी प्रकार के विचार दूसरे को बता सकते हैं। अपनी पूर्ण रूप से संविधान हमें इसके लिए स्वतंत्रता देता है, यानी कि ये किसमें वर्णित किए गए हैं? हमारे मौलिक अधिकार में इनका वर्णन किया गया है।
अभिव्यक्ति, हमें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति करने की, अपने विचार हैं उनको बोलने की, दूसरे तक पहुंचाने की पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है हमें। विश्वास, हम अपना विश्वास किसी में कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर विश्वास कर सकता है, यह क्या है, हमारी पूरी विश्वास करने की सुविधा है। धर्म, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हमें ये नहीं कहेगा कि आप हमारा धर्म मानिए, या हमारा राज्य, हमारा देश हमें किसी भी धर्म को मानने के लिए नहीं कह सकता। ये हमें इसकी स्वतंत्रता देने की गारंटी देता है। क्या, हमारे मौलिक अधिकार, इन सब स्वतंत्रताओं की हमें क्या देता है, गारंटी देता है। उपासना, हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं, ये हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और सब अवसर की समता हमें प्रदान की है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, क्या, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये जो सारी चीजें आपको बताई गई कि हम लोकतांत्रिक हैं, पंथनिरपेक्ष हैं, हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें भी क्या होना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा और राष्ट्र की एकता में कोई खलबली नहीं पड़नी चाहिए। जो हमारा राष्ट्र है एक है, यानी कि हम संघ में रहते हैं, यूनियन में रहते हैं, हमारा भारत देश एक है, तो इसकी एकता बनी रहनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो देखिए, अखंडता यानी कि हमारे भारत के राष्ट्र की जो एकता है उसको अखंडता, यानी कि इसके खंड नहीं हो, ऐसी भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, किसमें, संविधान सभा में, आज दिनांक कौन सा है, 26 नवंबर 1946 को एतत् द्वारा संविधान में अंगीकृत, संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, हम संविधान को मानते हैं, अधिनियमित, लागू करते हैं और आत्मार्पित करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में एक आपको ये डेट दिखाई गई है, 26 नवंबर 1949। क्या दिखाई गई है, 26 नवंबर 1949। यह जो डेट है, इस डेट को, हालांकि मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है इस डेट का क्या महत्व है। इस डेट को हमने क्या किया था कि अपने कुछ संविधान के अनुच्छेदों को लागू किया था। तो कितने अनुच्छेदों को लागू किया था हमने, 16 अनुच्छेदों को, जिसमें 15 अनुच्छेद थे हमारे किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित 15 अनुच्छेद थे। जो 16वें अनुच्छेद में कहे गए थे वो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बता दिया गया है। और ये हमारा क्या है, 26 नवंबर को जब हमने अपना संविधान लागू किया तो इसको हम किसके रूप में मनाते हैं, विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये है हमारी प्रस्तावना। अब देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में हमने कुछ शब्दों को जोड़ा। तो सबसे पहले बात यह समझ में आती है कि ये जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। जो हमारी प्रस्तावना दी गई है वो संविधान का भाग है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एक केस हुआ था, बेरुवाड़ी केस, बेरुवाड़ी संघ बनाम भारत सरकार। क्या, भारत सरकार। कब, 1960 में। किसके बारे में कहा गया था कि क्या प्रस्तावना का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो देखिए, बेरुवाड़ी एक जगह है जो पश्चिम बंगाल में है। इसके लोगों ने, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो बेरुवाड़ी जगह है, इस जगह को हम बांग्लादेश को दे देते हैं, तो बेरुवाड़ी के जो लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कर दिया भारत सरकार के खिलाफ कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम संविधान में यह क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। एक और आया था कि प्रस्तावना में हम
संशोधन कर सकते हैं या नहीं, सॉरी, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है या है नहीं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। एक और केस आता है, वो आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या आता है? केरल राज्य। कब आता है? 1973 को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से 1973 को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आता है कि भैया जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये कहा, लेकिन इसके जो मूल आदर्श हैं, इस प्रस्तावना के जो मूल आदर्श हैं और मूल नियम हैं वो बदलने नहीं चाहिए। आप परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन मूल आदर्शों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसी के अनुसार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। इसी के तौर पे क्या हुआ कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। प्रश्न उठ जाता है कि हमारी प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं? तो कितने शब्द जोड़े गए हैं? 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द। वो 3 शब्द कौन से हैं? देखिए, 1, 2 और 3। पहला जो शब्द है वो है समाजवादी। समाजवादी, यह शब्द जोड़ा गया। दूसरा जो शब्द है वो शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। तीसरा जो शब्द है वो है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो कब जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो प्रश्न ये उठता है कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अब प्रश्न ये तो है ही, एक और प्रश्न उठ जाता है यहां पर। क्या प्रश्न उठता है? प्रश्न ये उठता है कि अब तक हमारी प्रस्तावना में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो कितने संशोधन किए जा चुके हैं? मात्र 1 संशोधन हुआ है अब तक। कितना संशोधन हुआ है? 1 संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और वो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। अब देखिए, इसके अनुसार हमने 3 शब्दों को जोड़ दिया। यहां पर ये संविधान की जो प्रस्तावना है पूरी हो गई। आगे के वीडियो में फिर पढ़ाएंगे।